हमारी कहानी शुरू होती है एक औरत के रोने से, जबकि नरेटर बोलता है कि दुनिया में कुछ लोग इतने अनलकी होते हैं कि उन पर तरस आता है। हम देखते हैं ये वुमन एक बिजार मॉन्स्टर से भाग रही थी, जिसके मल्टीपल आर्म्स थे, और वो आसपास के दूसरे ह्यूमंस पर अटैक कर रहा था। नरेटर कहता है कि कैंग उनमें से एक था, और फिर कट टू सीन जहां एक लिटिल बॉय न्यूज रिपोर्ट देख रहा है मॉन्स्टर अटैक्स के बारे में। उसमें पता चलता है कैंग के पेरेंट्स भी मारे गए जब वो उसे स्कूल से पिकअप करने जा रहे थे। ऊपर से बुरा तो ये कि उसके रिलेटिव्स ने ना सिर्फ सारे एसेट्स चुरा लिए जो उसके थे, बल्कि बॉय को स्ट्रीट्स पर ऑर्फन की तरह अबैंडन कर दिया। लेकिन स्ट्रीट्स पर लिविंग ने बॉय को इनक्रेडिबल डिटर्मिनेशन दी। वो स्पॉइल्ड फूड भी खा लेता था सर्वाइव करने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके उसने जॉब हासिल की, स्टडी करना शुरू किया जैसे मैन पोजेस्ड। दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता था वर्क और स्कूल के बीच। वो टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग था, लेकिन फेट हमेशा क्रूल रहा और हमारे अनलकी प्रोटैगनिस्ट को लक का एक श्रेड भी नहीं दिया। मिस फॉर्चून्स की स्ट्रिंग लगी रही। जब टेस्ट देने गया, अपेंडिक्स बर्स्ट हो गया और छोड़ना पड़ा। दूसरा टेस्ट ट्राई किया, बस हाफ वे ओवरटर्न हो गई और लेट पहुंचकर मिस हो गया। एक रैंडम डे घर से निकलने ही वाला था कि बाइक गिरी और डोर जैम हो गया, अंदर ट्रैप हो गया और स्कूल मिस। बेस्ट एफर्ट के बावजूद ऐसे अनलकी इंसिडेंट्स का बंच होता रहा और प्रोटैगनिस्ट को फेलियर से भरी लाइफ में धकेल दिया। वो हंटर बनने या डिसेंट जॉब पाने की होप ऑलमोस्ट छोड़ चुका था, लेकिन लास्ट होप बाकी थी अगर बाकी सब फेल हो जाए। वो होप थी अवेकनिंग। गॉड्स द्वारा चोजन लोग डोमिनेंट टैलेंट्स के साथ बॉर्न होते हैं। 20 साल की एज में वो टैलेंट्स अवेकन हो जाते हैं। अवेकनिंग हंटर बनने की आधी जर्नी होती है। इसीलिए कैंग हमेशा जितना हो सके ट्रेन करता रहा बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए अवेकनिंग डे के लिए। लेकिन पुआ गाय के लिए वो भी वर्क नहीं किया, क्योंकि हंटर रैंक डिटर्मिन करने के एग्जाम डे पर उसे एफ रैंक मिला, लोएस्ट ऑफ ऑल। एग्जामिनर ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास कोई एबिलिटीज नहीं, और अगर 1% लोग नेचुरल टैलेंट से टॉप पर पहुंचते हैं तो प्रोटैगनिस्ट वर्स्ट से भी नीचे के 1% में होगा। वर्स्ट तो ये कि एग्जामिनर ने सिचुएशन को लिटिल लाफ भी कर दिया। सॉरी बोलने के बावजूद सबने प्रोटैगनिस्ट का स्पिरिट क्रश कर दिया। इतना सब होने के बाद टाइम पास्ट और स्टोरी प्रेजेंट में कट होती है, जहां प्रोटैगनिस्ट अब 25 साल का है। हम देखते हैं वुल्फ लाइक क्रीचर प्रोटैगनिस्ट पर अटैक कर रहा है, जो शील्ड से डिफेंड करने की कोशिश करता है। ब्लॉक करने की कोशिश इतनी इंटेंस कि आर्म ही ब्रेक हो जाती है। क्रीचर रेज भरी आइस से चार्ज करता है टीच से फिनिश ऑफ करने को, लेकिन प्रोटैगनिस्ट वुल्फ के पॉज पकड़ता है और डिटर्मिनेशन से देखता है, शोइंग कि इजीली डाउन नहीं जाएगा। क्रीचर का आर्म ग्रिप करके डाउनवर्ड फ्लिप करता है बैलेंस ऑफ करने के लिए। गिरते वक्त प्रोटैगनिस्ट सॉलिड नी स्ट्राइक मारता है स्नाउट पर। क्रीचर वायलेंटली ग्राउंड पर क्रैश होता है, सब कुछ उलट पुलट कर। प्रोटैगनिस्ट किसी को देखकर बैक करता है, मैजिक ऑलरेडी यूज करो, फॉर द लव ऑफ गॉड थिंग्स बैड हो रही हैं मेरे लिए। वो पर्सन फायरबॉल चार्ज करती है और प्रोटैगनिस्ट को ह्यूमन शील्ड बुलाती है। वेट करो, स्टिल कॉन्सेंट्रेटिंग हूं मैजिक। प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है बैड सिचुएशन में फंस गया। एक्सप्लेन करता है कि उसने टीम बनाई थी उस मेज और अनदर टैंक के साथ, लेकिन रिग्रेट हो रहा है। वो सराउंडेड है और दूसरा टैंक ने केओस में आर्म खो दिया। ऊपर से मेज, जो मॉन्स्टर्स को डैमेज देने के स्पेल्स कास्ट करना सपोज्ड है, समहाउ जॉब प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा। ये इन्वेलल्स कहलाते हैं। स्ट्रांग नहीं, लेकिन एफ रैंक मेज को बिना अनदर मेज हेल्प के सिर्फ 2 को बीट करना स्ट्रगल है। हम देखते हैं एक नोवेलिस वापस उठ रहा है, जबकि प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है ऑलमोस्ट किल्ड हो गया, सिर्फ टायर आउट करने के लिए। तभी मेज स्टॉलिंग बंद करके स्पेल फिनिश चार्ज करता है, गेट आउट ऑफ द वे। फायरबो एनिमीज पर एम करता है, सिंगल स्ट्राइक में फिनिश कर दूंगा। प्रोटैगनिस्ट और दूसरा हंटर रिलीव्ड फील करते हैं कि फाइनली चार्ज कंप्लीट हुआ, जबकि नोवेलिस हेट्रेड आइज से घुरते हैं। मेज फायर्स एरो 2 मॉन्स्टर्स की तरफ फ्लाइज, लेकिन मिस हो जाता है। एनिमीज तक पहुंचने से पहले ग्राउंड हिट कर जाता है और वो कंफ्यूज खड़े रहते हैं। प्रोटैगनिस्ट पैनिक में कर्स करता है, मैजिक वेस्ट की ग्राउंड पर एरो मारकर, नाउ वी आर स्क्रूड। लेकिन कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट होती है जब दूसरा हंटर स्वॉर्ड ग्राउंड पर ड्रॉप कर देता है। प्रोटैगनिस्ट देखता है तो गाय फ्लोर पर है, एक नॉलेज डिवॉर करने वाला। स्वॉर्ड विवाब हेल्प मांगता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट भी दूसरे नॉल से बिजी है। होल्ड ऑन माई वे। केओस में साइड ग्लांस करता है, मेज ने पोर्टल ओपन किया और फ्लीइंग है। मेज शेमलेस फेस से देखा, 3 ऑफ अस मरने वाले थे, एटलीस्ट 1 सर्वाइव करें। प्रोटैगनिस्ट को ह्यूमन शील्ड बुलाकर मॉक करता है, फ्यूरियस कर देता है। नरेटर एक्सप्लेन करता है प्रोटैगनिस्ट टैंकर था, यूजुअली पावरलेस लोगों का रोल, इसीलिए ह्यूमन शील्ड्स कहलाते हैं। हायर रैंक्स उन्हें डिस्पोजेबल टूल्स मानते। डेथ सरप्राइज नहीं, रियलिटी रियलाइज कर प्रोटैगनिस्ट सोचता है पोर्टल हाफ ओपन है, डाइंग टू सेव नो वैल्यू समवन मीनिंगलेस एंड होगा। लेकिन क्रॉस करने से पहले इंटरप्ट होता है, तुम आसमन द्वारा चोजन हो, गॉड ऑफ ट्रायल्स एंड सफरिंग। समझ नहीं आता, वॉल के सामने खड़ा रहता है।
हम देखते हैं पर्सन ब्यूटीफुल वुमन व्हाइट हेयर वाली है। प्रोटैगनिस्ट फ्यूरियस पोर्टल कहाँ गया जो अभी था। वुमन absurdly लाउड स्क्रीम छोड़ती है। अब से ट्रायल अंडरगो करना पड़ेगा पास्ट लाइफ कर्मा पे करने के लिए। कैंग कुछ समझ नहीं पाता, ईयर्स कवर करता है एक्सप्लोजिव स्क्रीम से। पास्ट लाइफ का मतलब वंडर करता है। वुमन वॉल टॉप से जंप करती है, ग्राउंड क्रैक करते लैंडिंग। प्रोसेस करने का टाइम भी नहीं जब नोएल पीछे से क्लॉज पियर्स कर देता है। वुमन स्ट्रेंज स्माइल से प्लीज राइट चॉइस करो, स्टोरी कट होती है दूसरे हंटर पर जो नोएल से अटैक था। स्टिल अलाइव है लेकिन एस्केप स्ट्रगल। वंडर करता है लाइफ कहाँ रॉन्ग गई और पता चलता है उसका नेम है किम चुनिक। फिर हम देखते हैं इस हंटर की जिंदगी का फ्लैशबैक। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन उसका बाप एक शराबी था जो अपनी बीवी को पीटता था, और अब और बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से उसकी माँ ने दोनों को छोड़ दिया। लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा कि उसके बाप की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिससे किम को अपनी दादी के साथ रहना पड़ा, जो उसकी आखिरी फैमिली थी। दुनिया पर मॉन्स्टर्स के अटैक से पहले केन बस एक नॉर्मल लड़का था। वो अपनी दादी के साथ रहता था और बड़ा होने पर उनकी हर पॉसिबल हेल्प करता था। वो किसी रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की तरह वर्क करता था, बिना हंटर्स में इन्वॉल्व हुए, जब तक कि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। उसकी दादी एक रेयर डिजीज की वजह से गिर पड़ी और डॉक्टर ने कहा कि ट्रीटमेंट उसके लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा। उस अब्सर्ड अमाउंट के पैसे लाने का कोई तरीका ना देखकर उसे रियलाइज हुआ कि उसे किसी तरह फॉर्चून ढूंढना पड़ेगा, भले ही अपनी जान जोखम में डालनी पड़े। तभी उसने डिसाइड किया कि वो हंटर बनेगा। लेकिन 20 साल की उम्र में वो हंटर एग्जाम में भी फेल हो गया, तो चीज़ें उसके लिए बहुत बैड लग रही थी। लेकिन दादी उसकी एकमात्र फैमिली थी और वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी करेगा। तो ढेर सारी मेहनत के बाद आखिरकार वो हंटर बन ही गया। लेकिन फिर हम कट करते हैं प्रेजेंट डे पर, जहां वो अटैक हो रहा है और मरने वाला है। अपनी मेमोरीज में किम को रिग्रेट हो रहा है कि उसने उस मेज की प्रपोजल को एक्सेप्ट किया उस मिशन पर जाने के लिए, और उसे पहले से शक था कि वो लड़का उसे किसी पॉइंट पर अबैंडन कर देगा। नल के साथ स्ट्रेंथ की स्ट्रगल हारने वाला है। वो सोचता है कि उसकी दादी का क्या होगा जब वो उनकी ट्रीटमेंट की हेल्प के लिए नहीं रहेगा। लेकिन अचानक से वो वुल्फ अटैक करना बंद कर देता है और हम देखते हैं एक तलवार उसे कान के ठीक पास हिट करती है, जिससे मॉन्स्टर का अंत हो जाता है। किम शॉक में है और उसे आइडिया ही नहीं कि क्या हुआ या वो अभी जिंदा कैसे है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी कुछ मोमेंट्स पीछे जाती है, जब कांग को वुल्फ के क्लॉज से स्ट्रक किया गया था। वो औरत उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि वो उसकी पास्ट लाइफ में एक डेमन था और यही वजह है कि उसकी करंट लाइफ मिसफॉर्च्यून से घिरी हुई है। प्रोटैगनिस्ट कुछ समझ नहीं पा रहा, यहां तक कि वो ब्लो के बाद जिंदा कैसे है। लेकिन वो औरत बस अपना हाथ वुल्फ के क्लॉ पर रखती है और वो पेपर की तरह डिसअपियर हो जाता है। वो अपना पेट छूता है और रियलाइज करता है कि वुल्फ के अटैक का घाव पहले ही हील हो चुका है, जैसे कभी हुआ ही ना हो। फिर कांग उस लड़की से पूछता है कि क्या चल रहा है और क्या उसने सही सुना। वो दोबारा एक्सप्लेन करती है कि वो एक डेमन था, और हम ब्रीफली एक इमेज देखते हैं किसी की जो प्रोटैगनिस्ट की पास्ट लाइफ लगती है। कांग अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा, लेकिन औरत कहती है कि उसे बिलीव करना है या नहीं वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो वार्न करती है कि अगर उसने अपनी पास्ट कर्मा की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की तो वो कभी हैप्पी लाइफ नहीं जी पाएगा। लेकिन ट्रायल्स कंप्लीट करके वो अपनी पास्ट की सिंस क्लीन कर सकता है। नॉट टू मेंशन उसे ट्रायल की डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो उसे ये मिशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है कि वो कभी हैप्पी लाइफ जिए। फिर वो प्रोटैगनिस्ट की तरफ दौड़ती है, जो अभी भी अनश्योर है कि क्या करे, और कहती है कि अब टाइम है उनके फर्स्ट ट्रायल को शुरू करने का। मिशन है हंटर किम चुनिक को सेफली एस्कॉर्ट करना उस वर्ल्ड से बाहर आने के लिए। प्रोटैगनिस्ट उसे कहता है कि नॉनसेंस बातें बंद करो, क्योंकि वो दोनों मिलकर भी पहले वाले मॉन्स्टर्स को हैंडल नहीं कर पाए थे। तो अब वो क्या करेगा। वो लड़की लड़के को इंटरप्ट करती है एक स्ट्रेंज ग्लोइंग ब्लू लीफ निकालकर, और कहती है कि ये उसका रिवॉर्ड है मिशन के लिए। बैक टू द मोमेंट जहां किम लगभग डाइंग था। हम देखते हैं प्रोटैगनिस्ट मॉन्स्टर्स की तरफ दौड़ता हुआ तलवार हाथ में। दो नल उसे नोटिस करते हैं और उनमें से एक पहले से ही लकड़ी का टुकड़ा पकड़कर फाइट की प्रिपरेशन कर रहा है। जैसे ही वो उसकी तरफ चार्ज करते हैं, प्रोटैगनिस्ट कुछ अनकैप करता है। अंदर से एक मैजिक स्पेल निकलता है। वो तलवार जो प्रोटैगनिस्ट कैरी कर रहा था उस मैजिक से सराउंड हो जाती है, और हम देखते हैं कि ये स्पेल है जो उसकी ब्लेड को अब्सर्डली शार्पर बनाता है। इस नई स्ट्रेंथ के साथ वो एनिमीज की तरफ चार्ज करते रहता है, अपनी शील्ड से उनके अटैक्स ब्लॉक करता हुआ। वो बैटलफील्ड पर ऐसी स्पीड दौड़ता है जो उसे खुद भी पता नहीं थी, सारे इनकमिंग स्ट्राइक्स डॉज करता हुआ। आखिर में वो एक मॉन्स्टर के नीचे स्लाइड करता है और तलवार ऊपर खींचते हुए क्लीन ब्लो लैंड करता है जो नल को कंप्लीटली पियर्स कर देता है। मॉन्स्टर
मॉन्स्टर पेन में हाउल करता है और इस डिस्ट्रैक्शन के मोमेंट का फायदा उठाते हुए प्रोटैगनिस्ट तलवार से फाइनल स्ट्राइक डिलीवर करता है। आंखों में रेज के साथ वो तलवार को और ड्राइव करते रहता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ लगाते हुए, जबकि एनिमी अपना क्लॉ से पुश ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत स्लो है और प्रोटैगनिस्ट को ग्रैब करने से पहले ही वो ढह जाता है, डिफीटेड टू द ग्राउंड और कभी उठने वाला नहीं। मॉन्स्टर का क्लॉ कांग की आर्म को थोड़ा वूंड कर पाता है, जो रिलीव्ड है कि कम से कम एक नल डाउन है, और उस केयरलेसनेस के मोमेंट में दूसरा नल प्रोटैगनिस्ट का एक चंक ऑलमोस्ट बाइट ऑफ कर लेता है, लेकिन वो लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। केन कर्स करता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी तलवार अभी भी दूसरे एनिमी में स्टक है और जीतने के लिए उसे वापस लेना पड़ेगा। उसे उस औरत की वॉइस हेड में सुनाई देती है जो वॉर्न कर रही है कि ट्रायल्स ऐसे बनाए गए हैं कि इंसान को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े और उसे ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर वो एक स्मॉल डैगर ड्रॉ करता है और बीस्ट को फेस करने का डिसाइड करता है, उस पर लीप करते हुए, और कहता है कि आ जा, जो कुछ भी है वो सब लेकर आ। वो एनिमी के क्लॉ स्ट्राइक को डिफेंड करता है और अपनी इंजर्ड आर्म की वजह से लगभग डैगर ड्रॉप कर देता है, लेकिन टाइटली होल्ड करता है और ग्रेट एफर्ट के साथ वो नल को वाइटल स्पॉट पर स्ट्राइक करता है और ब्लेड को सारी स्ट्रेंथ से अंदर ड्राइव कर देता है। मॉन्स्टर गिरता है और अब लाइफलेस और प्रोटैगनिस्टिक ब्रीथ लेता है, रिलीव्ड कि आखिरकार वो सक्सीड हो गया। लेकिन उसे याद आता है कि किम अभी भी डेंजर में है और वो अपनी तलवार रिट्रीव करने दौड़ता है जो अभी भी नल में स्टक है। उसे ग्रैब करने के बाद वो अपनी सारी स्ट्रेंथ से थ्रो करता है और किम को होल्ड कर रहे एनिमी पर परफेक्ट हिट लैंड करता है, उसे सिंगल ब्लो में फिनिश ऑफ कर देता है। प्रोटैगनिस्ट उसे रिलीव्ड एक्सप्रेशन से देखता है, फिर ग्राउंड पर कोलैप्स हो जाता है फाइट के बाद, कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। लेकिन उससे पहले उसे माइंड में मैसेज आता है कि ट्रायल कंप्लीट हो गया है और अब वो अपना रिवॉर्ड रिसीव करेगा। प्रोटैगनिस्ट फिर फेंट हो जाता है और किसी के थप्पड़ मारकर उसे जगाने पर उठता है, जो कह रहा है कि अब तो उठ जा यार। जब सीन कट होता है, हम देखते हैं कि वो औरत प्रोटैगनिस्ट को इम्पेशेंटली देख रही है और अगर वो नहीं उठा तो पंच मारने वाली है। कांग अभी भी डेज्ड है, लेकिन लड़की उसे एक पीस ऑफ पेपर थमाती है, कहती है कि ये तेरा रिवॉर्ड है मिशन कंप्लीट करने का। प्रोटैगनिस्ट समझ नहीं पाता और पूछता है कि बस एक कागज का टुकड़ा क्यों, लेकिन लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है कि शुक्र मना कि मैंने प्रिंट करने की तकलीफ की तेरे लिए। अचानक से वो पेपर हाईटेक सिस्टम स्क्रीन में बदल जाता है और लड़की सरप्राइज्ड होकर कहती है कि टाइम सच में बदल गए हैं अपैरेंटली। वो फिनिश करती है कहकर कि तूने अभी मिशन कंप्लीट नहीं किया है और नेक्स्ट टाइम यूं ही कहीं फेंट मत हो जाना, फिर सिंपली गुड बाय कहकर डिसअपियर हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट अपने रिवॉर्ड को क्लोजली देखता है और रियलाइज करता है कि उसे एक साथ ढेर सारी नई एबिलिटीज मिली हैं। उनमें एक 3 स्टार हीलिंग एबिलिटी है जो हीलिंग के अलावा उसे अपनी एचपी सैक्रिफाइस करके नॉर्मल से ज्यादा रिकवर करने देती है, और दूसरी है एवोल्यूशन एबिलिटी जो उसकी डिफेंस बढ़ाती है और कहती है कि जब वो 50 होली पावर तक पहुंचेगा तो वो इवॉल्व करेगा। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि मोस्ट हंटर्स के पास सिर्फ 1 स्टार स्किल्स होती हैं, क्योंकि एस डैंक और एप केवल 2 स्टार स्किल्स ही सीख सकते हैं और 3 स्टार वाली सिर्फ एप रैंक या एस रैंक पर होती हैं। लकी वाला तो वो सुपर हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत आखिरकार एक पावरफुल स्किल से रिवॉर्डेड हुई। लेकिन तभी उसे याद आता है कि लड़की ने कहा था कि मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि उसे किम को उस जगह से सेफली एस्कॉर्ट करना बाकी है। वो ग्राउंड पर पड़े उस दोस्त के पास जाता है और सॉरी बोलता है कि डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसे भूल गया, यहाँ तक सोचता है कि कहीं वो मर तो ही चुका। कैंग नोटिस करता है कि वो बहुत वीक है और उस कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाने का टाइम भी नहीं बचेगा। प्रोटैगनिस्ट तभी अपनी हीलिंग एबिलिटीज को रिमेंबर करता है और रियलाइज करता है कि यही वजह है कि अभी अभी रिवॉर्ड मिला। वो किम को बोलता है कि तू ठीक हो जाएगा और फिर उस पर मैजिक यूज करना शुरू कर देता है। उसका बॉडी नल के अटैक से बुरी तरह इंजर्ड था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट का मैजिक सारी वुंड्स को कंप्लीटली हील करना शुरू कर देता है। उसके बाद सीन कट होकर हंटर मैनेजमेंट ऑफिस के बाहर आता है। हम देखते हैं कि वो ट्रेटर मेज पहले वाला रूम की तरफ वॉक कर रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि अचानक क्यों बुलाया। वो कॉकिली अंदर घुसता है, बोलता है कि जल्दी खत्म करो क्योंकि मुझे हरी है। लेकिन रूम में कई सारे हंटर्स हैं जो मेज को कन्फ्रंट करते हैं, जिसका नाम मून समन है। बोलते हैं कि लास्ट मिशन के बारे में बात करनी है, लेकिन वो रूम में अकेले नहीं थे क्योंकि प्रोटैगनिस्ट भी वहां था और मून उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, सिर्फ ये जानकर कि किड सरवाइव कर गया। हंटर्स मून को सिट डाउन बोलते हैं जबकि वो डोर से एस्केप करने की कोशिश करता है, तो वो उसे रेस्ट्रेन करने का ऑर्डर देते हैं। वो कायर हॉलवे में भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक और हंट्रेस उसे टेक डाउन कर देती है। इमोबिलाइज करते हुए बोलती है कि तूने लास्ट मिशन में कॉमरेड को अबैंडन किया। वो कंटिन्यू करती है और एक्सप्लेन करती है कि स्क्वाड कमांडर का कॉमरेड्स को अदर वर्ल्ड में छोड़ना सीरियस क्राइम है। मून बात बनाने की कोशिश करता है, पूछता है कि प्रूफ है कि उसने जानबूझकर छोड़ा, लेकिन हंट्रेस उसे स्क्रीन दिखाती है और बोलती है कि सब रिकॉर्डेड है तो डिनाई करने का कोई चांस नहीं।
क्योंकि जब उसका स्पेल फेल हुआ उसने सेकंड भर भी हिचकिचाया नहीं फ्ली करने में, और यही कोर्ट में उसके अगेंस्ट यूज होगा। वो रिकॉर्डिंग का पता चलते ही फ्रीक आउट होने लगता है और नेक्स्ट रूम में प्रोटैगनिस्ट बस सब सुन रहा होता है। हंट्रेस उसके पास आती है और थैंक्स बोलती है कि इस एविडेंस से केस सॉल्व हो जाएगा, और ऐड करती है कि तेरे लिए वो सब झेलना कितना हार्ड रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग अदर वर्ल्ड में हंटर्स को मारने के ढेर सारे केस हुए हैं, लेकिन प्रूफ मिलना एक्सट्रीमली रेयर था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लकीली वो हमेशा अपनी सारी मिशंस रिकॉर्ड करता है, और इस बार भी किया, ये अच्छा हुआ। नरेटर एक्सप्लेन करता है कि अदर वर्ल्ड में किसी की लाइफ लेना बहुत ईजी था, यही वजह है हंटर्स पार्टनर्स बहुत केयरफुली चुनते थे। मून के केस में अटैक फेल होते ही वो कंपोजर खो बैठा और गिल्ट फील किए बिना फ्लॉट कर गया। उसके माइंड में वो बस ह्यूमन शील्ड्स थे जिन्हें उसने पैसे देकर सैक्रिफाइस करने को कहा था। हंट्रेस कमेंट करती है कि फुटेज देखकर लगा कि तू सिंपल एफ रैंक टैंकर से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और पूछती है कि ऐसे में टैंकर बनकर काम क्यों कर रहा है, अगर आर्मी ज्वाइन कर ले तो वेपन्स मिलेंगे मॉन्स्टर्स से फाइट करने को। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि फायर आर्म्स डिफेंसिव मॉन्स्टर्स पर अच्छे वर्क नहीं करते, और इस लाइफ में पहले ही ढेर सारी मिसफॉर्चून झेल चुका है, तो उन वेपन्स के साथ रिस्क नहीं लेना। यही वजह है कि वो अपना तरीका से हंटर बनकर ग्रो करना चाहता है। उस कॉन्वर्सेशन के बाद प्रोटैगनिस्ट ऑफिस से बाहर निकलता है रिलीव्ड फील करते हुए, और विश करता है कि मून अपनी बाकी लाइफ बार्स के पीछे गुजारे। लेकिन रास्ते में उसे किम मिल जाता है, जो प्रोटैगनिस्ट को इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेता है। वो आदमी घुटनों पर बैठ जाता है और लाइफ सेव करने के लिए थैंक्स बोलना शुरू कर देता है। स्टोरी फिर कट होकर कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में जाती है, जहां किम प्रोटैगनिस्ट द्वारा लाए जाने के बाद उठता है। वो सब रिमेंबर करने लगता है, और पास आउट होने से पहले उसने कांग को NELS से फाइट करते देखा था अपनी लाइफ बचाने को। किम रियलाइज करता है कि उसे सर्वाइव करना ही नहीं चाहिए था, और समझ नहीं आता कि प्रोटैगनिस्ट ने मॉन्स्टर्स को कैसे डिफीट किया या उसे क्यों बचाया। लेकिन तभी उसकी दादी की वॉइस उसे इंटरप्ट करती है, वरिड क्योंकि लड़का इंजर्ड है। वो डांटती है कि मेरे लिए इतना डेंजरस मिशन पर क्यों गया, और पूछती है कि पागल हो गया क्या, मेरे साथ मरना चाहता है। किम उसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से शांत रहने बोलता है और कहता है कि वो फाइन है, लेकिन बूढ़ी औरत बोलती है कि तू तो स्केलेटन लग रहा है, इतना मेस्ड अप है। वो जवाब देता है कि कम से कम जिंदा तो निकला। लेकिन दादी बोलती है कि मैं मर जाऊं तो ठीक है क्योंकि बीमार हूं, लेकिन तू दोबारा किसी मिशन पर मत जाना। किम अपनी दादी के साथ बिताए अच्छे मोमेंट्स रिमेंबर करने लगता है और सोचता है कि वो उनके साथ हैप्पी पीसफुल लाइफ जीना चाहता है, और तभी दादी उसे गले लगाकर रोने लगती है और बेग करती है कि अपनी लाइफ यूं मत फेंको। स्टोरी फिर प्रेजेंट में कट होकर किम स्ट्रीट पर प्रोटैगनिस्ट से बात कर रहा है, अभी भी उसके सामने वॉक कर रहा है और ह्यूज सीन क्रिएट कर रहा है। किम थैंक्स बोलता है तो प्रोटैगनिस्ट रिप्लाई करता है कि अदर वर्ल्ड में सिर्फ टीममेट्स पर काउंट कर सकते हो, इसलिए लाइफ बचानी पड़ी। कांग बोलता है कि वो भी डरा हुआ था और वो कोई ब्रेव हीरो नहीं जैसा किम सोचता है, लेकिन वो आदमी एडमिरेशन से उसे देखता रहता है, जिससे प्रोटैगनिस्ट अनकंफर्टेबल हो जाता है और बोलता है कि बस कर। प्रोटैगनिस्ट रिमेंबर करता है कि वो किम को बता नहीं सकता कि सिर्फ मिशन की वजह से बचाया और उम्मीद नहीं थी कि दोबारा मिलेंगे, तो वो क्वाइटली स्लिप अवे करने की कोशिश करता है, लेकिन किम कम से कम हेल्प का रीपे करने को बोलता है। लेकिन रिवॉर्ड पूछने से पहले एक बार फिर प्रोटैगनिस्ट को हेड में वॉइस सुनाई देती है। वो बोलती है कि नया ट्रायल रिसीव हो गया है और किम की मदर की इलनेस के बारे में एक्सप्लेन करती है, और बोलती है कि प्रोटैगनिस्ट को सर्जरी कवर करने के लिए 150 मिलियन वॉन डोनेट करने होंगे। प्रोटैगनिस्ट ये सब सुनकर सोचता है कि इस बंदे को और क्यों हेल्प करे। वॉइस बोलती है कि इसके लिए रिवॉर्ड स्टैट बूस्ट और नई 1 स्टार स्किल होगी। प्रोटैगनिस्ट अपना बैंक अकाउंट चेक करता है और रियलाइज करता है कि पैसे हैं, लेकिन वो सारी सेविंग्स हैं सालों की मेहनत की। उसे बहुत सैड फील होता है क्योंकि वो उसकी पूरी लाइफ की फॉर्च्यून थी, लेकिन उस लड़की को याद करके कि ये कर्मा क्लीन करेगा, वो डोनेशन करने का डिसाइड करता है। वो एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि उसने ट्रायल्स का ये पाथ एक्सेप्ट कर लिया है, अगर पीछे हटा तो सारे रिवॉर्ड्स खो देगा और कर्मा और वर्स हो जाएगा, इतना कि जिंदगी भर वेजिटेटिव स्टेट में रह सकता है। और सिर्फ सोचकर ही प्रोटैगनिस्ट को लगता है कि मिशंस कंप्लीट करने के सिवा कोई चॉइस नहीं है। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि रिवॉर्ड छोटा हो सकता है, लेकिन न किया तो फ्यूचर ट्रायल्स भी नहीं ले पाएगा। वो सोचता है कि हंटर प्रोफेशन कितना प्रॉफिटेबल है, और अगर रिनाउंड हंटर बन गया तो 150 मिलियन वॉन झटके में कमा लेगा। वैसे भी करंट F रैंक हंटर होने की वजह से हंटर मार्केट तक एक्सेस नहीं है, तो कम से कम एक नई स्किल मिलना एडवांटेज है। तो ढेर सोचने के बाद वो हंटर एसोसिएशन को कॉल करता है, डोनेशन कर देता है और अपनी नई स्किल रिसीव करता है, जो अभी हमें रिवील नहीं की गई। सीन फिर कट होकर एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है और एग्जामिनर पार्टिसिपेंट्स को फॉरवर्ड बुलाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि हम रैंक टेस्ट, ये एक वर्चुअल रियलिटी के अंदर टेस्ट होगा, जहां पार्टिसिपेंट्स प्री मेड कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेंगे अपनी एबिलिटीज टेस्ट करने को। कैरेक्टर्स के पास स्पेसिफिक क्लासेस और रोल्स होंगे, और ऑब्जेक्टिव होगा उन रोल्स के अकॉर्डिंग मिशंस कंप्लीट करना, और ये कंप्लेन करने का कोई यूज नहीं कि तुझे कौन सा रोल मिला। एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि अगर तू स्किल्ड है तो तेरा कैरेक्टर मिशन कंप्लीट करने लायक होगा, बिल्कुल फाइन, लेकिन अगर फेल हो गया तो ये कैरेक्टर की गलती नहीं होगी। फिर वो प्रोटैगनिस्ट का नाम पुकारता है और बोलता है कि कोइंसिडेंस हो या ना हो, उससे ग्रुप का टैंकर रोल असाइन हो गया है।
इसके अलावा उसका मिशन है नोल्स के अटैक को 5 मिनट तक एंड्योर करना, जो प्रोटैगनिस्ट ने पहले ही एक बार कर लिया है। सिस्टम उसे तलवार और शील्ड देगा और सारे कैरेक्टर स्टैट्स 30 पर लॉक्ड होंगे। वो प्रोटैगनिस्ट को गुड लक विश करते हैं और उसे वर्चुअल एनवायरनमेंट में भेज देते हैं। अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता कि उसे 4 नोल्स एनकाउंटर हो जाते हैं जो पहले से ही उसे घूर रहे हैं और चार्ज करने को तैयार। बाहर एग्जामिनर्स फाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि स्टैट्स थोड़ा सा बढ़ाने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी। अब आखिरकार उसके पास एक स्टैट है जो 30 तक पहुंचा, टेस्ट जितना ही। और वो ये सोच ही रहा होता है कि एक एग्जामिनर उसे इंटरेस्ट लेने लगता है। प्रोटैगनिस्ट ने गार्डियन शील्ड स्किल एक्वायर करनी है जो टैंकर्स के लिए परफेक्ट है, और डिसाइड करता है कि ये बेस्ट मोमेंट है टेस्ट करने का कि ये अच्छे से वर्क करती है। नोल्स उस पर चार्ज करते हैं लेकिन प्रोटैगनिस्ट अपनी जगह पर डट जाता है और लगभग एक के काटने से बच जाता है। वो शील्ड से बाइट ब्लॉक करता है लेकिन दूसरा नोल पीछे से आकर क्लॉ से अटैक करता है। प्रोटैगनिस्ट जंप करता है और लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। चेहरे पर डायरेक्ट स्लैश से बाल बाल बच जाता है, हालांकि मॉन्स्टर ग्राउंड पर हिट हो जाता है। फिर वो क्रीचर के पास जाता है और पसलियों में लात मारता है, मॉन्स्टर को दूर उछाल देता है और उसे पास के दूसरे पर क्रैश करा देता है। ऊपर से एक और अटैक आता है लेकिन प्रोटैगनिस्ट अलर्ट है और तलवार और शील्ड दोनों से डिफेंड करता है। उसे रियलाइज होता है कि कैरेक्टर के सारे स्टैट्स 30 पर होना असल में गुड थिंग है, क्योंकि कैरेक्टर उसके रियल बॉडी से स्ट्रॉन्गर और ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। अपनी बैटल एक्सपीरियंस के साथ कंबाइन करके प्रोटैगनिस्ट इस बार नोल्स को कहीं बेहतर हैंडल करता है। एक बार फिर एग्जामिनर का अटेंशन खींचता है। एक ऑपरेटर कमेंट करता है कि प्रोटैगनिस्ट की सिचुएशंस पढ़ने और रिएक्ट करने की एबिलिटी बहुत इंप्रेसिव है और सारे कैंडिडेट्स में वो सबसे केपेबल है, हालांकि वो जस्ट अ टैंकर है। प्रोटैगनिस्ट शील्ड से नोल के अटैक्स ब्लॉक करता रहता है और बीच में वो एक को दूर फेंक देता है, जिससे क्रीचर और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। लेकिन मॉन्स्टर नोटिस करता है 3 और एनपीसीज पास से गुजरते हुए और प्रोटैगनिस्ट को इग्नोर करके उनके पीछे भागता है। एग्जामिनर बोलता है कि टैंकर टेस्ट का एक ऑब्जेक्टिव है देखना कि प्रोटैगनिस्ट अपने अलाइज को कितना अच्छी से प्रोटेक्ट कर सकता है, और सोचता है कि क्या उसने एनपीसीज को नोटिस किया भी। नोल उनके पास चार्ज करता है लेकिन तभी प्रोटैगनिस्ट आखिरकार अपनी स्किल यूज करता है, गार्डियन शील्ड, जो ऑटोमेटिकली सारे नोल्स का अटेंशन एक साथ उसकी तरफ खींच लेती है। अमेजिंगली प्रोटैगनिस्ट तीनों अटैक्स ब्लॉक कर लेता है। एक को वो पीछे से तलवार से ब्लॉक करता है। एग्जामिनर्स इंप्रेस्ड हो जाते हैं और प्रोटैगनिस्ट माइंड में एक्सप्लेन करता है कि ये एबिलिटी एनिमी की अग्रेशन को रीडायरेक्ट करके यूजर की तरफ पुल करती है। वो बोलता है कि अपने कर्मा क्लीन करने की प्रोसेस में धीरे धीरे उसे ज्यादा अल्ट्रुइस्टिक तरीके से खेलने पर फोर्स कर रही है, ग्रुप के गुड के लिए सेल्फ सैक्रिफाइस। टैंकर का रोल है फ्रंट लाइंस पर खड़े होकर ग्रुप को प्रोटेक्ट करना, और अगर कुछ गलत हुआ तो वो पहले गिरेंगे। यही वजह है टैंकर्स की इतनी हाई डिमांड। एक टाइम था जब लोग टैंकर बनना चाहते थे क्योंकि पैसे बहुत मिलते थे, लेकिन टाइम के साथ लोग इस प्रोफेशन से दूर भागने लगे क्योंकि बहुत डेंजरस था। रिस्क हाई था लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही हाई, और प्रोटैगनिस्ट के लिए ये उसके लिए परफेक्ट प्रोफेशन था। उसके लिए ये दूसरे जॉब्स की तरह ब्यूरोक्रेसी और पेपर वर्क पर सब कुछ बेट करने से कहीं बेहतर था। टैंकर लाइफस्टाइल उसे कहीं ज्यादा सूट करती थी। प्रोटैगनिस्ट सोच में इतना खो गया कि बिना रियलाइज किए टेस्ट खत्म हो चुका और मॉन्स्टर्स गायब हो गए। अब उसकी प्रायोरिटी है प्रमोशन लेके एफ रैंक छोड़ना, क्योंकि इस रैंक पर हाई लेवल रेड्स में ज्वाइन भी नहीं कर सकता, और वैसे भी लो रैंक की बैड रेपुटेशन से छुटकारा पाना चाहता है। और तभी वो ऊपर बड़े स्क्रीन पर रिजल्ट्स देखता है और हम देखते हैं कि सब प्रोटैगनिस्ट के रिजल्ट पर शॉक्ड हैं। इंप्रेसिव S+ रैंक, परफेक्ट स्कोर। सीन कट होकर हंटर एसोसिएशन में आता है, जहां एक एग्जामिनर ढेर सारे लोगों को फेल कर रहा है और उन्हें सबको पैथेटिक बोल रहा है। वो बोलता है कि ये लोग बेसिक टेस्ट भी पास नहीं कर सकते, तो पहले तो अप्लाई करने का क्या सोच रहे थे। एग्जामिनर पूछता है कि क्या उन्हें अपने लिमिट्स नहीं पता, क्योंकि बैटलफील्ड उनका प्लेग्राउंड नहीं जहां मस्ती करें। ऐसा कहते हुए मिस्टर को अपने पास्ट का एक ट्रॉमेटिक इवेंट रिकॉल होता है, लेकिन उसका फोकस भटक जाता है जब उसे एक फाइल दिखती है जो उसका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। वो प्रोटैगनिस्ट के रिकॉर्ड पर सरप्राइज्ड होता है, बोलता है कि उसने टैंकर का आइडियल बिहेवियर डेमोन्स्ट्रेट किया और उसके ऊपर पूरे टेस्ट में एक भी हिट नहीं लिया। मोरओवर मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ पुल करके अलाइस को मास्टरफुली प्रोटेक्ट किया, और यही बेसिक ट्रायल्स में हाईएस्ट लेवल है। लेकिन तभी एग्जामिनर को दूसरा स्टाफ मेंबर बुलाता है और पता चलता है कि वो भी एक टीम लीडर है। बैक टू द टेस्ट, एक हंट्रेस एक्सप्लेन करती है कि नेक्स्ट फेज में पार्टिसिपेंट्स को 5 लोगों की टीम्स में डिवाइड किया जाएगा और उनमें से 2 टीम्स को कॉम्बैट ट्रायल करना होगा। उन्हें ई रैंक जोन में टेलीपोर्ट किया जाएगा और पास करने के लिए जोन के सारे मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करने होंगे, और सिर्फ गुड परफॉर्मेंस वाले ही एडवांस करेंगे। हर पार्टिसिपेंट को रैंडम जोन में भेजा जाएगा और वहां पहुंचकर ही पता चलेगा टीममेट्स कौन है। टीम लीडर्स भी रैंडमली असाइन होंगे। वो टीम लीडर्स के नाम अनाउंस करना शुरू करती है। टीम 1 का लीडर होगा एक ब्लॉन्ड बॉय नाम मिन। टीम 2 का लीडर होगा एक बॉय जिनका नाम है जो हम्बियल,
और किसी को नहीं पता कि वो उस पोजीशन में कैसे पहुंचा, क्योंकि वो पहले से ही नर्वसली पसीना बहा रहा है। वो डिसाइड करते हैं कि दोनों लीडर्स रॉक पेपर सिजर्स खेलेंगे ये तय करने को कि कौन पहले टीम मेंबर्स चुनता है। मिन जिन जीत जाता है और उसे अपनी टीम के लिए किसी को पिक करने को कहा जाता है। वो डिसाइड करता है कि फर्स्ट मेंबर टैंकर होना चाहिए और जो कमेंट करता है कि सॉलिड फ्रंटलाइन होने से रेड्स बहुत ईजी हो जाते हैं बशर्ते बाकी टीम अपने रोल्स हैंडल कर ले। मिन एक सुपर मस्कुलर गाय को अपनी टीम का टैंकर चुनता है। जब जो का टर्न आता है पिक करने को, वो और ज्यादा नर्वस हो जाता है और रियलाइज करता है कि सिर्फ 2 मेंबर्स बाकी हैं। वो कांगन को देखता है और पूछता है कि क्या वो रियली टैंकर है, क्योंकि इतना पतला है, लेकिन कम से कम कोई टैंकर का काम कर सके तो ना से बेहतर, तो वो उसे टीम में पिक कर लेता है। टीम सिलेक्शन थोड़ा और कंटिन्यू होता है जब तक आखिरकार खत्म नहीं हो जाता और टीमें कंप्लीट हो जाती हैं। एग्जामिनर एक्सप्लेन करता है कि रियल बैटल में कोई प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो अगले 30 मिनट्स का यूज टेस्ट की तैयारी और टीम को जानने के लिए करें। मिन की टीम सेलिब्रेट करती है कि उनके पास एक सॉलिड टैंकर लाइन है और लीडर बोलता है कि अगर सब अपनी पोजीशंस पर डटे रहे तो सब फाइन हो जाएगा, और वो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करने लगते हैं। इस बीच प्रोटैगनिस्ट की टीम में चीजें बिल्कुल ठीक नहीं चल रही हैं और माहौल बेहद खराब है। देखते ही लीडर इतना नर्वस हो गया था कि बोल ही नहीं पा रहा था। इसलिए प्रोटैगनिस्ट बातचीत शुरू करता है और पूछता है कि क्या वे भी स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर जो अजीब तरीके से चिल्लाने लगता है, टीम को हाइप करने की कोशिश करते हुए पूछता है कि क्या किसी के पास पहले से कोई स्ट्रैटेजी माइंड में है। जबकि वे बात कर रहे होते हैं, वही एग्जामिनर प्रोटैगनिस्ट को लगातार देखता रहता है। वो प्रोटैगनिस्ट के पास्ट पर कमेंट करता है और उस टेस्ट पर जो वो फेल कर गया था। कहता है कि उसके पास पोटेंशियल तो है, लेकिन टैलेंट की कमी है। फिर 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और एग्जामिनर्स अनाउंस करते हैं कि टेस्ट शुरू होने वाला है। सीन फिर कट जाता है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर और हम मिन की टीम को एक ग्रासी फील्ड से गुजरते देखते हैं। हर कोई उन क्लासेस के आउटफिट्स पहने हुए जो उन्हें असाइन किए गए थे। तभी सामने वाला टैंकर सबको डॉज करने के लिए चिल्लाता है और हम देखते हैं कि एक एनिमी कहीं से भी अचानक अपीयर होता है और उसकी शील्ड को हिट करता है। मिन चिल्लाता है सबको फॉर्म अप करने के लिए, कहता है कि आगे आर्म्ड ऑक्स का एक ग्रुप है। टैंकर अपना स्किल इस्तेमाल करता है जिसका नाम आयरन बॉडी है, जो उसकी डिफेंस बढ़ा देता है और वो ऑक के अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। मिन ये दिखाता है कि वो एक अच्छा लीडर है और हीलर को ऑर्डर देता है कि टैंकर्स को बफ और हील करे जब ज़रूरत हो, और बाकियों को बताता है कि ऑक्स पर अटैक करो। आर्चर एक ऑर्क पर एरो फायर करता है जो आसानी से उसे अपने हैंड से ब्लॉक कर देता है, लेकिन वो तो बस डिस्ट्रैक्शन था ताकि स्वॉर्ड्समैन लो आ सके और अपनी ब्लेड से स्ट्राइक करे। ऑक डिफेंड करता है और उनके वेपन्स क्लैश हो जाते हैं। उन ऑक्स में से एक स्वॉर्ड्समैन को सरप्राइज से एक्स से हिट करने का चांस लेता है। ये जानते हुए कि ऐसा होगा, टैंकर गार्डियन शील्ड इस्तेमाल करता है, वही स्किल जो प्रोटैगनिस्ट ने पहले यूज़ किया था, जो एक्स वील्डिंग ऑर्क का अटेंशन खींच लेता है, जो टैंकर पर चार्ज करता है और दोनों एक्स और शील्ड के बीच क्लैश में लग जाते हैं। जल्द ही बाकी 2 ऑक्स भी अटैक में ज्वाइन हो जाते हैं। तीनों एक साथ टैंकर पर चार्ज करते हैं, जो हर संभव कोशिश करता है उन्हें होल्ड ऑफ करने की। मिन अपने माइंड में एक्सप्लेन करता है कि ये तो लग रहा है जैसे वे स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन हीलर्स के बफ्स और हीलिंग से वे थोड़ी देर और होल्ड आउट कर लेंगे। इसलिए वो और आर्चर इस चांस को लेते हैं ऑर्क्स को सरप्राइज से कैच करने के लिए। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा लगता है जब तक मिन को दूर से एक ग्राउल सुनाई देता है और वो अचानक फ्रीज हो जाता है, न जानते हुए कि क्या करें। जब वो ऊपर देखता है तो एक हॉर्ड ऑफ ऑर्क्स उनकी तरफ आ रही होती है, सब हेवीली आर्म्ड। वो काउंट करता है और 8 और ऑर्क्स अप्रोच करते देखता है। लगता है पहले 3 तो बस स्काउटिंग पार्टी थे। वो उनमें से एक पर अटैक करता है और भागने लगता है, सबको ऑर्डर देते हुए कि टैंकर के पीछे फॉल बैक हो जाओ। वो टैंकर, जिसका नाम अब हमें पता चलता है जंगसू है, 3 ऑक्स को प्लेस पर कीप करने में स्ट्रगल कर रहा है और उसका शील्ड लगभग लूज हो रहा है। हीलर उस पर चिल्लाता है, कहता है कि उसे फ्रंट लाइन होल्ड करनी होगी वरना वे सब तुरंत डाई हो जाएंगे। इस बीच एग्जामिनर्स ड्रोन से डिस्टेंस से सब कुछ वॉच कर रहे हैं, इसलिए उनमें से एक माइक उठाता है और उनसे स्पीक करने लगता है। वो एक्सप्लेन करता है कि पार्टिसिपेंट्स यूजुअली एक चीज़ ओवरलुक कर देते हैं। गवर्नमेंट्स रैंकिंग सिस्टम सिर्फ हंटर्स को ऑनर देने के लिए नहीं है, ये हर रैंक के स्किल लेवल को इंश्योर करने के लिए भी है। लोग ई रैंक हंटर पर ट्रस्ट करते हैं ई रैंक मिशंस हैंडल करने के लिए, क्योंकि यही उनसे एक्सपेक्टेड होता है। एफ रैंक टैंकर का ऑर्क्स से फाइट करने में स्ट्रगल करना एक्सपेक्टेड था। अगर वो अब तक उन ऑर्क्स को सोलो कर पाता तो वो ई से हायर रैंक के लिए टेस्ट दे रहा होता। उसका मतलब है कि इस टेस्ट को पास करने के लिए सिर्फ एक पर्सन का स्किल्ड होना इनफ नहीं है, सबको कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, वरना सब टुगेदर फेल हो जाएंगे। मिन, जो मेयरली कोलैप्सिंग हो रहा है, कहता है कि एग्जामिनर सही कह रहा है और अगर टैंकर फॉल हो गया तो वे सब टेस्ट फेल हो जाएंगे।
वो हीलर्स को ऑर्डर देता है कि टैंकर को अलाइव रखने के लिए फुल गिव करें और कहता है कि वाइल वे ये करते हैं वो और अटैकर्स ऑक्स को पीछे से फ्लैंक करेंगे। मिन फॉरवर्ड चार्ज करता है और एक ऑर्क को स्वॉर्ड से हिट करता है। एनिमी के काउंटर अटैक से लगभग स्ट्रक हो जाता है। इस बीच टैंकर कई हिट्स ले लेता है और उसका शील्ड लूज होने के वर्ज पर है। बैटल कंटिन्यू होती है आर्चर के ऑक्स पर शॉट्स लैंड करने से उनका अटेंशन ड्रॉ करने के और हीलर्स के जॉब्स करने से, जब तक बहुत एफर्ट के बाद वे टेस्ट कंप्लीट करने में मैनेज हो जाते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट से एग्जिट कर जाते हैं। टैंकर जो सबसे पहले बाहर आता है फ्लोर पर नीज पर कोलैप्स हो जाता है, कंप्लीटली अनकॉन्शियस और इंजर्ड। बाकी पार्टिसिपेंट्स उसे ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और एक नर्स अपीयर होती है फर्स्ट एड देने के लिए। टीम का बाकी का हिस्सा भी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है, लेकिन कम से कम उन्हें टेस्ट कंप्लीट करने के लिए कंग्रेचुलेट किया जाता है। जैसे ही टैंकर को स्ट्रेचर पर कैरी आउट किया जाता है, अनाउंसर कहता है कि अब प्रोटैगनिस्ट टीम की टर्न है, जो ये सब देखकर इमीडिएटली फ्रीज हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या वे एक्चुअली ओके रहेंगे। वो और उसका ग्रुप पोर्टल से स्ट्रेट एक्सवॉम्प में वॉक करते हैं और जो सोचता है कि उनका टैंकर तो टीम 2 के टैंकर से भी वीक है, इसलिए उसे फ्रंट लाइन पर पुट करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि न सिर्फ वो बल्कि टीम का बाकी का हिस्सा भी मड से गुजरते हुए इसी बारे में थिंक कर रहा है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट डीपली फोकस्ड है जब कहीं से भी उन्हें ग्राउंड पर हेविली स्टंपिंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो चिल्लाता है सबको वार्न करने के लिए कि कुछ अप्रोच कर रहा है और फॉर्मेशन में गेट इनटू करने को कहता है वाइल अपनी एरोज ड्रॉ करते हुए। और तभी एक गॉब्लिन उनकी तरफ जंप करता है और मड में लैंड करता है। जैसे ही चीज़ें और वर्स हो सकती थी, ग्रुप मेंबर्स को अपने फीट मड में सिंकिंग होते फील होने लगते हैं। एग्जामिनर टेस्ट को ऑब्जर्व करता रहता है और एक्सप्लेन करता है कि यूजुअली हंटर्स हर मिशन से पहले टेरेन को केयरफुली एनालाइज करते हैं, लेकिन इस टेस्ट में उन्हें वो चांस नहीं मिलेगा और मिड मिशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा, वेरेस गॉब्लिन्स को वो प्रॉब्लम नहीं थी। रियलाइजिंग कि थिंग्स गॉन साउथ हो गई हैं, ग्रुप मेंबर्स रिट्रीट करने की कोशिश करते हैं, वाइल एक गॉब्लिन नाइफ लेके फ्लाइंग आता है किसी को भी हिट करने के लिए जो पाथ में हो, लेकिन उसका नाइफ उसके शील्ड से हिट होता है और हम देखते हैं कि कांगन आगे स्टेप इन कर गया था ब्लो ब्लॉक करने के लिए। वो अपना स्वॉर्ड गॉब्लिन में ड्राइव करता है जिससे वो रिट्रीट हो जाता है। अब इंजर्ड होकर वो उन्हें काम डाउन करने को कहता है ताकि वे गॉब्लिन्स के अटैक्स का रिस्पॉन्ड कर सकें। उन गॉब्लिन्स में से एक अपना बो ड्रॉ करता है और प्रोटैगनिस्ट पर एम करता है, जो स्वॉर्ड से एरो डिफ्लेक्ट कर देता है। देन रियलाइज करता है कि गॉब्लिन्स अपने अटैक्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मोर क्लोजली लुकिंग पर वो नोटिस करता है कि कहीं से एक हॉब गॉब्लिन उन्हें कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उस मोमेंट में ये मैटर नहीं करता था क्योंकि उसके पास वो सिचुएशन के लिए परफेक्ट स्किल था। वो अपना स्किल एक्टिवेट करता है जिसका नाम गार्डियंस विल है, जो प्रेजेंट एनिमीज की नंबर के बेस्ड डिफेंस और एचपी रिजेनरेशन बढ़ा देता है, जो उसे इनफ स्ट्रेंथ देती है गॉब्लिन्स को फ्लाइंग सेंड किए बिना इवन मच मूव करने के। एग्जामिनर और प्रोटैगनिस्ट टीम के बाकी के मेंबर्स जो ये देख रहे हैं डिसबिलीफ में है, जो इस चांस को लेता है और सबको टुगेदर अटैक करने के लिए शाउट करता है, और वे टाइम वेस्ट नहीं करते। वे गॉब्लिन्स को 1 बाय 1 डिफीट करने लगते हैं, सब प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ से इंस्पायर्ड होकर, जो नोटिस करने लगता है कि एनिमीज डिसअपियर होते ही उसका स्किल वीकन हो रहा है, उसकी डिफेंस और रिजेनरेशन ड्रॉप हो रही हैं जितने कम एनिमीज फील्ड पर रिमेन करते हैं। और प्रोटैगनिस्ट को ये एबिलिटी क्वाइट इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अभी ओवर नहीं हुआ क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को ग्राउंड में ट्रेमर फील होता है और वो इमीडिएटली सबको फॉल बैक करने को कहता है। वो अपना शील्ड रेज करता है अटैक ब्लॉक करने के लिए, लेकिन जब वो देखता है तो ये हाई रैंक ऑर्क का अटैक था और कोई अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये रैंकी जोन में क्यों है, ये एक डी रैंक्ड मॉन्स्टर है। सो ग्रुप सोचता है कि टेस्ट के साथ कुछ रॉन्ग हो गया होगा। वे रिट्रीट करने की ट्राई करते हैं, कैजुअली उसके ऊपर बैठी हुई। प्रोटैगनिस्ट ये सोचते हुए कि वो अचानक यहाँ कैसे अपीयर हो गई, हम देखते हैं कि एग्जामिनर्स को भी इस मॉन्स्टर का कोई आइडिया नहीं था। वे टेस्ट सुपरवाइज कर रहे हंटर से कांटेक्ट करते हैं और वो कहता है कि उन्होंने 3 बार पहले चेक किया था, लेकिन उस ओर्क का कोई साइन नहीं मिला। ये हंटर और उसके पार्टनर्स कहते हैं कि वे टेस्ट स्टॉप करने वाले हैं क्योंकि इस बार और पार्टिसिपेंट्स वाइप आउट होते देख नहीं सकते। एग्जामिनर जो प्रोटैगनिस्ट में इंटरेस्टेड था, उन्हें वेट करने और देखने को कहता है कि क्या होता है, लेकिन चश्मे वाला एग्जामिनर कहता है कि वो पागल हो गए हैं क्योंकि मीडिया लास्ट इंसिडेंट्स के बाद से उन्हें क्लोजली वॉच कर रहा है जहां हंटर्स एलिमिनेट हो गए थे। हंटर, जिसका नाम हमें पता चलता है किम योंग मैन, कहता है कि वो कंसर्न्स अंडरस्टैंड करता है, लेकिन उसे पता है कि वो क्या कर रहा है और रेकलेस डिसीजंस लेने वाला टाइप नहीं है। वो तो ये भी कहता है कि अगर चीजें बहुत बैड हो गईं तो वो खुद फिक्स करने जाएगा, इसलिए वरी मत करो और ग्रुप को और टाइम दो। लेकिन 2 दूसरे एग्जामिनर सोचते हैं कि वो मजाक कर रहा होगा क्योंकि म्याओ मिन को ऑलरेडी बैटलफील्ड से एक्सपेल कर दिया गया था ऐसी बिहेवियर की वजह से। इवन विद द रिस्क ऑफ मोर पार्टिसिपेंट्स टेकन आउट होने के, चश्मे वाला एग्जामिनर अग्री करता है और सिर्फ कहता है कि मैंग को फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर कुछ हुआ। बैक टू प्रोटैगनिस्ट, आस्टमाउंट, जो अभी अभी जगी लग रही है, कहती है कि यह प्रोटैगनिस्ट का तीसरा ट्रायल है और उसे इंश्योर करना है कि सारे टीम मेंबर सर्वाइव करें। अगर ओक के कट से कोई टेकन आउट हो गया तो लाइफ प्रोटैगनिस्ट के शोल्डर्स पर फॉल हो जाएगा।
और वो रियलाइज करता है कि उसकी वॉइस सिर्फ उसके हेड में है और वहां कोई और ना तो लड़की को हियर कर सकता है ना सी। वो एक्सप्लेनेशन एंड करती है ये कहकर कि अगर उनमें से एक डाई हो गया तो सारा कर्मा प्रोटैगनिस्ट पर बैक आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी सिमिलर चीज से गुजर चुका है वो हैंडल कर लेगा जस्ट फाइन। अब प्रोटैगनिस्ट के और पूछने से पहले आसमाउंट गुड बाय कहती है और बेस्ट करने को कहती है, और के एक्स अटैक के मिडिल में डिसअपियर हो जाती है। प्रोटैगनिस्ट ऑलमोस्ट फेस पर डायरेक्ट हिट ले लेता है, लेकिन लास्ट सेकंड पर डॉज मैनेज करता है और ब्लो मड में हिट करता है। ये टफ बैटल होने वाली है। वो कंप्लेन करता है क्योंकि वो जस्ट रैंक ई बना है और अब उन्हें ऑलरेडी उस लेवल के मॉन्स्टर से फाइट करवा रहे हैं। वो आसमाउंट को कर्स करता है और कहता है कि वो और बाकी सब उसे पास्ट लाइफ के कर्मा की वजह से गॉन चाहते हैं। इवन सो प्रोटैगनिस्ट के लिए गिविंग अप ऑप्शन नहीं है और वो सबको रेडी टू अटैक होने को कहता है क्योंकि वो ओक के अटैक्स होल्ड ऑफ करेगा। वो अपना शील्ड रेस करता है जबकि ओर्क अपना एक्स लिफ्ट करता है फुल फोर्स हिट करने को रेडी। जैसे ही ओर्क स्टेप लेता है मड एवरीवेयर थ्रो करते हुए, प्रोटैगनिस्ट हिट लेने को प्रिपेयर करता है, फिर लास्ट सेकंड पर डॉज करता है और सोर्ड इन हैंड ओर्क के बीनीथ चार्ज करता है। क्रीचर नोटिस करता है और रेज से भरा एक्स प्रोटैगनिस्ट की तरफ स्विंग करता है, लेकिन लड़का बैकवर्ड स्पिन करके डॉज मैनेज करता है। उस मोमेंट में उसे ओर्क के एक्स मूवमेंट से स्ट्रॉन्ग विंड फील होती है और बस वो काफी है उसे रियलाइज कराने के लिए कि ओर्क का एक भी हिट उसके एंड का कारण बन जाएगा। जो इवन दो स्कैर्ड है, एरो ड्रॉ करती है और टीम को शाउट करती है कि टैंकर उन्हें प्रोटेक्ट करने फाइट कर रहा है, इसलिए उन्हें भी फाइट करना है। लेकिन वहां सब ऑलरेडी लॉन्ग अगो गिव अप कर चुके हैं और फियर से ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हैं। उनमें से एक तो वंडर करता है कि क्या उन्होंने सिचुएशन के मिडिल में माइंड लूज कर दी है। वो गाय तो प्रोटैगनिस्ट को ब्लेम करता है, कहता है कि अगर वो फ्रंट में जंप ना करता तो एग्जामिनर्स ऑलरेडी टेस्ट स्टॉप कर देते, और कुछ करने के बजाय वो बस खड़ा वंडर कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। जबकि हम होंग को साइलेंटली सब ऑब्जर्व करते देखते हैं, जो लीप करती है और अपने एरोज गॉब्लिन्स पर शूट करती है, प्रोसेस में 2 डिफीट कर देती है। बाकी 2 हंटर्स इवन दो स्कैर्ड हैं फिर भी बैटल में हेल्प करते हैं। उनमें से एक ट्री लेविटेट करता है और ऑर्क पर थ्रो करता है। मॉन्स्टर जो कि शॉट से टर्न अराउंड करता है और उन पर चार्ज करने की ट्राई करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे स्टॉप कर देता है सोर्ड से उसका फुट इंजर करके। इवन विद देम फुल एवरीथिंग अटैक करने पर ओर्क फॉल नहीं करता और एंग्री होकर बर्जकर मोड में एंटर कर जाता है। प्रोटैगनिस्ट बिलीव नहीं कर पाता कि ऐसा मॉन्स्टर अभी भी उस मोड में एंटर कर सकता है, लेकिन जब लीस्ट एक्सपेक्ट करता है ओर्क एब्सर्ड स्पीड से उसे अटैक करता है। उस मोमेंट में हम नहीं देख पाते कि कैंग के साथ क्या हुआ, जबकि म्याओमिन जस्ट वॉचेस और जोसेफ प्रोटैगनिस्ट का नेम स्क्रीम कर पाती है। फिर सारे केओस के बाद हम देखते हैं कि प्रोटैगनिस्ट ओर्क के ब्लो से फार अवे लॉन्च हो गया। वो अप होने की ट्राई करता है, लेकिन ओर्क क्विकली उसके फ्रंट में अपीयर हो जाता है और पंच लैंड करता है, जिसे प्रोटैगनिस्ट शील्ड से ब्लॉक करता है। लेकिन ओर्क फ्री हैंड से एक्स के हैंडल से प्रोटैगनिस्ट को हिट करता है, ग्राउंड पर नॉक कर देता है। चश्मे वाला एग्जामिनर कहता है कि थिंग्स ऑलरेडी टू फार जा चुकी है और उन्हें इमीडिएटली इंटरवीन करना चाहिए, लेकिन म्याओमिन साइलेंटली ऑब्जर्व करता रहता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट ओगर से एस्केप मैनेज करता है और स्लाइड अवे करके ऑर्क के लेग पर सोर्ड से ब्लो लैंड करता है। लेकिन चूंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटली वॉर्न आउट है, प्रोटैगनिस्ट का हीलिंग ऑरा स्किल एक्टिवेट हो जाता है और उसका एचपी रीजनरेट होने लगता है। हाउएवर इवन वो एग्जॉशन हील करने के लिए इनफ नहीं था, और जबकि टीममेट्स पूछते हैं कि वो ओके है या नहीं, प्रोटैगनिस्ट वंडर करने लगता है कि क्या उसे जस्ट गिव अप कर देना चाहिए। लेकिन थिंक थ्रू करने के बाद वो रियलाइज करता है कि विक्ट्री की सिंपली ऑर्क को सर्टेन पॉइंट पास करने से प्रिवेंट करना है। इसलिए जितनी मोटिवेशन बची है गैदर करके कहता है कि वो ऑर्क को वही एंड तक होल्ड करेगा ताकि बाकी सब अलाइव बाहर निकल सकें। वो कंपेनियंस को शाउट करता है वरी मत करो और फाइट करते रहो, कहता है कि वो एंड्योर कर सकता है। एग्जामिनर के डिस्पेयर और फॉलन ओगर्स के अमिड प्रोटैगनिस्ट ग्रुप ओर्क पर अटैक कंटिन्यू करता है। कैंग देन रियलाइज करता है कि ओर्क भी टायर्ड हो रहा है और सबको हैंग इन देयर जस्ट अ बिट लॉन्गर कहता है, क्योंकि वे विन कर सकते हैं। लेकिन ओर्क जितना टायर्ड है उतना ही एंग्री, और प्रोटैगनिस्ट को एक और पावरफुल ब्लो देता है, उसे अगेन फ्लाइंग भेज देता है। अब प्रोटैगनिस्ट ग्रुप ऑलरेडी ओक के मूवमेंट्स की यूज टू हो चुकी है और ओपनिंग का एडवांटेज लेके उसे अटैक से बम्बार्ड करती है। इतने अटैक्स के बाद ओर्क फाइनली नीज पर फॉल कर जाता है और जो रिलीव्ड फील करने लगती है, कहती है कि वे वॉन कर गए हैं। लेकिन सडनली ओर्क एक और रोर निकालता है और बची सारी स्ट्रेंथ से अपना एक्स प्रोटैगनिस्ट पर थ्रो कर देता है। जो प्रोटैगनिस्ट को केयरफुल रहने शाउट करती है और कैंग ब्रेस हरसेल्फ करती है, वंडर करती है कि क्या वो ब्लॉक कर पाएगी। लेकिन मिडवे में उसे समथिंग रॉन्ग रियलाइज होता है और एक्स एक्चुअली उस हंटर की तरफ हेडिंग था जिसने प्रोटैगनिस्ट के बारे में कंप्लेंट की थी।
और इन द बैटल के केओस में वो कंप्लीटली फॉरगेट कर गया था कि वो गाय वहां है भी। ये देखकर प्रोटैगनिस्ट इमीडिएटली पैनिक हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि अगर इवन 1% डाउन हो गया तो कर्मा पेनल्टी उसे सफर करनी पड़ेगी। इसलिए वो टीममेट की तरफ रन करने की ट्राई करता है, लेकिन सीन कट हो जाता है और हमें नहीं पता चलता कि क्या हुआ। फिर हम चश्मे वाले एग्जामिनर को अपोलोजाइज करते देखते हैं कि जो हुआ उसके लिए सॉरी, कहता है कि ये उनकी मिस्टेक थी और वे सबको रिस्क के लिए कॉम्पनसेट करेंगे। जो और बाकी हंटर्स कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि वो जानते थे कि ये सिर्फ एरर ही हो सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट गिल्टी फील करता है क्योंकि सब उसके कर्मा की वजह से हुआ। सरप्राइजिंगली म्याओ मिन भी अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। लेकिन जब सीन अगेन कट होता है, हम देखते हैं कि हंटर उसके पीछे अलाइव अपीयर हो जाता है। एंड ऑफ द टेस्ट में एक्चुअली क्या हुआ और वो सर्वाइव कैसे किया, ये एक मिस्ट्री छोड़ देता है। एग्जामिनर कॉल प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो उसके साथ प्राइवेट बात करना चाहता है, तो प्रोटैगनिस्ट को दूसरी रूम में ले जाया जाता है जहां उसे चाय और कुछ वॉफल्स खाने को सर्व किए जाते हैं। माओ शुरू करता है पूछते हुए कि क्या सच है कि पिछले 6 साल से वो हमेशा ह्यूमन शील्ड की तरह काम करता रहा है, और प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है। वो कहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट की सिचुएशंस में अडेप्ट करने की एबिलिटी से इम्प्रेस था और एक पल के लिए ट्रस्ट किया कि वो पहले से ही इतना अच्छा है कि एक रैंक्ड यॉर्क को हरा सकता है। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार समझ जाता है कि उन्होंने इतना टाइम बिना कुछ किए क्यों बिताया, और यहाँ तक कि असन ने भी इंटरफेयर नहीं किया। वो आदमी सीधे पॉइंट पर आता और कहता है कि उसका गोल है प्रोटैगनिस्ट को रेंजर्स ज्वाइन करवाना, जो ग्रुप उसका हिस्सा है। वो एक्सप्लेन करता है कि अभी के लिए वो सिर्फ एग्जामिनर की तरह एक्ट करता है, लेकिन कुछ महीनों में वो दोबारा रेंजर बन जाएगा। और यहाँ तक कहता है कि वो प्रोटैगनिस्ट को रजिस्टर कर सकता है अगर वो चाहे। उस तरह वो फुल टाइम एम्प्लॉय की तरह काम कर सकेगा, या अगर प्रेफर करे तो उसके लिए मर्सनरी की तरह काम कर सकता है। वो कहता है कि वो इम्प्रेस था, और हमें पता चलता है कि टेस्ट के अंत में फॉरेस्ट में क्या हुआ था। प्रोटैगनिस्ट ने लास्ट सेकंड में अपने टीममेट को रास्ते से धक्का देकर बाहर कर दिया और की कुल्हाड़ी का वार सीधे अपनी छाती पर ले लिया। वो पीछे गिरा और उसके टीममेट्स पर डर लगा कि वो आउट हो गया, लेकिन फिर उसकी गार्डियंस विल एबिलिटी एक्टिवेट हुई और वो हील हो गया तथा डिफेंस बूस्ट गेन किया। मॉन्किन कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, और एक बार फिर पूछता है कि क्या वो रेंजर्स ज्वाइन करना चाहता है, उसे साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हुए। कांग ये बिलीव भी नहीं कर पाता कि रेंजर्स जैसा रिनाउंड ग्रुप, जो आमतौर पर सिर्फ स्पेशल केसेस को रिक्रूट करता है, अब उसे रिक्रूट करने का डिसाइड किया। वो हार्डली बिलीव कर पाता है कि ये रियल है और साइन करने के बारे में सोचता है, लेकिन रुक जाता है और डिसाइड करता है कि और केयरफुली सोचेगा, क्योंकि रेंजर्स इन्वेडिंग मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट करते हैं और कभी-कभी अपनी मिशंस के लिए दूसरी वर्ल्ड्स में ट्रैवल करते हैं। ये असाउंड के लिए प्रोटैगनिस्ट के साथ मैस करने का परफेक्ट प्लेस होगा। और स्पीकिंग ऑफ हर, जिस पल प्रोटैगनिस्ट कॉन्ट्रैक्ट को टच करता है उसके लेटर्स चेंज हो जाते हैं और एक मैसेज अपीयर होता है कि चौथी ट्रायल शुरू होने वाली है। उसे रेंजर्स ज्वाइन करना होगा और खुद को वर्ल्ड प्रोटेक्ट करने के लिए डिवोट करना होगा। अगर वो सक्सीड करता है तो उसे नई स्पेशल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्रोटैगनिस्ट बिना चॉइस के एक्सेप्ट करने का डिसाइड करता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी आंखें तक पहुंचता है चेक करने के लिए कि क्या उसने सही पढ़ा, और ऐसा करते हुए वो दूसरा पेज देखता है जो कहता है कि वो ये ट्रायल सिर्फ ऑफर एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर सकता है। वो असैम पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ने तक नहीं दिया। क्या पता म्याओ मन के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और वर्ड्स हों। कुछ और करने को ना होने पर वो ऑफर एक्सेप्ट करता है, और म्याओ मैन सरप्राइज्ड होता है कि वो इतनी क्विकली अग्री हो गया। उसे आइडिया नहीं था कि ये गॉडेस प्रोटैगनिस्ट को मैन्युपुलेट कर रही है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो तभी एक्सेप्ट करेगा अगर मर्सनरी की तरह ज्वाइन कर सके। उस तरह भले म्याओ मन उसका बॉस हो, वो फिर भी चुन सकेगा कि कौन सी मिशंस लेनी है। क्योंकि ट्रायल की कंडीशन सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्ट करने की थी, वो डिसाइड करता है कि वो सिर्फ वो मिशंस लेगा जिन्हें असाउंड उसे पिक करने के लिए फोर्स करे। म्याओ मैन एक्सेप्ट करता है और प्रोटैगनिस्ट के कोऑपरेशन के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन इंटरनली वो ज़्यादा हैप्पी नहीं लगता कि वो आखिरकार मर्सनरी बन गया। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करता और कहता है कि अब उसे जाने का टाइम है। रूम से निकलने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन उस पल कुछ बिजार होता है। प्रोटैगनिस्ट को स्ट्रेंज फील होता है और आउट ऑफ नोवेयर कई सोल्स उसकी बॉडी से एक साथ निकलती हुई लगती हैं, जिससे वो अपना बैलेंस खो देता है। म्याओ मैन पूछता है कि प्रोटैगनिस्ट ओके है, जो अभी भी वहाँ खड़ा है, समझ नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हुआ। कांग कहता है कि वो फाइन है, लेकिन अपने माइंड में उसे आइडिया नहीं कि क्या हुआ। उसने कई बिजार इमेजेस देखी और रियलाइज करता है कि ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो उसे मिली। जो कुछ भी उसने देखा हम अभी के लिए नहीं जानेंगे, क्योंकि स्टोरी कट होकर एक हफ्ते बाद जाती है। कांग एक बस टर्मिनल पर अपीयर होता है बीनी पहने हुए, और जहां वो है वहां बहुत कोल्ड लग रहा है। वो मेंशन करता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मिली वो उसके पास्ट लाइफ के बारे में थी एज अ डेमन। प्रोटैगनिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के तुरंत बाद वो सब मिल गए, और इससे उसे इतना डिजी फील हुआ कि उसे रिकवर करने के लिए बाथरूम भागना पड़ा।
ये इन्फॉर्मेशन उसे चुरान में गेनविन कावंस जाने को कहती है, जहां उसे एक डंजन से गुजरना होगा, और अगर वो सक्सीड करता है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ का मेमोरी फ्रैगमेंट मिलेगा। प्रोटैगनिस्ट बिलीव करता है कि असाउंड एक्चुअली में उस डेमन की मेमोरीज उसके माइंड में ट्रांसफर करने की ट्राई कर रही है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि जब वर्ल्ड किसी दूसरी रियलिटी से अबव ग्राउंड कनेक्ट होती है तो उसे लिंक कहते हैं, लेकिन जब वो नीचे वाली से कनेक्ट होती है तो वो डंजन है। वो एक्सेस करने में हार्ड है क्योंकि अंडरग्राउंड है, और जब नया डंजन ओपन होता है तो नज़दीक के लोग इसे हेल ओपनिंग की तरह डिस्क्राइब करते हैं। प्रोटैगनिस्ट की पास्ट लाइफ की मेमोरीज उस अनरजिस्टर्ड डंजन में कहीं होंगी। डंजन में जाने वाली केव के सामने खड़े होने पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे नहीं पता कि असाउंड उस मेमोरीज को रिवील क्यों करना चाहती है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट को लास्ट वीक वो इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद से हॉरिबल फीलिंग आ रही है और उसे पता लगाना है कि कारण क्या है। प्रोटैगनिस्ट अंदर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन पहले वो एंट्रेंस पर मैजिक बैरियर प्लेस करता है ताकि अंदर के मॉन्स्टर्स वर्ल्ड में एस्केप ना कर सकें। वो डंजन एक्सप्लोर करते वक्त का फर्स्ट रूल है। दूसरी बेसिक रूल्स है फूड और इक्विपमेंट प्रिपेयर करना, क्योंकि कभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और फ्लैशलाइट रखना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डंजन्स के अंदर आमतौर पर कंप्लीटली डार्क होता है। प्रोटैगनिस्ट को अपनी फ्लैशलाइट ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन जब आखिरकार मिलती है तो फर्स्ट थिंग वो देखता है एक ह्यूज स्कल उसके सामने। वो फ्राइट से चीखता है और रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली में स्केलेटन सोल्जर्स हैं, और उनमें से एक स्वॉर्ड से आर्म्ड है। प्रोटैगनिस्ट फील करता है कि वहाँ डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि वो एक बार में सिर्फ एक स्केलेटन को डिफीट करने में स्ट्रगल कर चुका है, और अब उसके सामने 5 हैं। लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट ट्रेंड है। आफ्टर ऑलमोस्ट बीइंग वाइप्ड आउट सो मेनी टाइम्स वो लर्न कर चुका है चीज़ें अपने हाथ से हैंडल करना। वो अपनी स्वॉर्ड से स्केलेटन्स को डिफीट मैनेज करता है और एक्सप्लेन करता है कि स्केलेटन्स नॉन स्टॉप अटैक करते हैं क्योंकि उन्हें पेन फील नहीं होता है, लेकिन वो डिवाइन अटैक्स के लिए वीक हैं। उस टाइप का अटैक डार्क टाइप मॉन्स्टर्स को इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट कर देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अगर वहाँ सारे मॉन्स्टर्स की वो एट्रीब्यूट है तो वो अकेले प्रोसीड कर सकेगा। वो कुछ स्ट्रेचेस करता है और कहता है कि केव में एंटर करने से पहले वो वियर्ड फील कर रहा था, लेकिन अब वो फीलिंग धीरे धीरे दूर हो रही है जितना गहराई में जाता है। कांग तो यहाँ तक सोचता है कि अजाउंड ने आखिरकार डिसाइड कर लिया है कि वो उसे रियल गिफ्ट देगी। आफ्टर ऑल द ट्रायल्स वो एंडोर कर चुका है, क्योंकि वो इतनी बार क्लोज टू बीइंग टेकन आउट हो चुका है कि कम से कम रिवॉर्ड तो डिजर्व करता है। और ठीक उसके सामने एक ट्रेजर चेस्ट अपीयर होता है। वो हैप्पीली चेस्ट की तरफ दौड़ता है और अजाउंड को गिफ्ट के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो टू सून स्पोक क्योंकि शैडो से एक ह्यूज क्रीचर अपीयर होता है और प्रोटैगनिस्ट को हार्ड ब्लो से हिट करता है, जो उसे स्लाइडिंग दूर भेज देता है। वेपन का ओनर, जो अब हम देखते हैं एक स्टील बॉल विद चेन है, एक डुल्हन है, एक हेडलेस नाइट जो अपने कॉर्ड्स पर राइड करते हुए स्टील बॉल स्पिन कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट प्रोटैगनिस्ट की तरफ थ्रो करता है, जो जस्ट इन टाइम डक करता है और अपनी मैजिक यूज करके स्वॉर्ड को शार्पन करता है, जस्ट लाइक वो नुलेस के खिलाफ फाइट में किया था। लेकिन इस बार डुल्हन की आर्मर बहुत स्ट्रॉन्गर प्रूव होती है और प्रोटैगनिस्ट की स्वॉर्ड से स्क्रैच तक नहीं आता है। वो इतना फोकस्ड है कि नोटिस तक नहीं करता कि डुल्हन डायरेक्टरी चेंज कर रहा है। एक कांटेदार गेंद पूरी ताकत से उसके ऊपर आ रही थी। नायक उसे अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे धकेल दिया जाता है और उसे एहसास होता है कि जादू की मदद से भी वो इस गेंद को काट नहीं सकता। उसे लगता है कि डुल्हन एक अलग लेवल पर है, और बात को और खराब बनाते हुए उसकी तलवार उस झटके से लगभग टूटने वाली थी। कैंग डुल्हन के हमलों से बचने की पूरी कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर तलवार टूट गई तो वो उस रैंक डी मॉन्स्टर जैसे के खिलाफ कोई चांस नहीं रखेगा। हालांकि वो कुछ नोटिस करता है। जैसा कि असामाउंट से मिली मिशन में कहा गया था, उसे सिर्फ डंजन को क्लियर करना था, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे। तो मेफिंग ने कहा कि उसे डुल्हन से जान जोखिम में डालकर लड़ना पड़ेगा, जैसे वो कर रहा था। उसे एहसास होता है कि चेस्ट शायद वो रिवॉर्ड है जो असाउंड ने उसे मेंशन किया था। तो सवालों के लिए टाइम ना होने पर वो बस चेस्ट को ग्रैब करके भागने का फैसला करता है। लेकिन उसे अभी भी डुल्हन को डॉज करके एस्केप करने का तरीका ढूंढना है, और सोचता है कि बिना सिर वाला क्रिएटर उसे अटैक करने के लिए कैसे जानता है कि वो कहाँ है। नायक एक पल के लिए सोचता है कि बस रिस्क लेकर लुनाटिक की तरह रैंडमली भाग जाए, लेकिन फिर उसे कुछ समझ आता है। नाइट के पास आंखें नहीं हैं, लेकिन उसके घोड़े के पास हैं, और ये डेफिनेटली अपनी विजन का इस्तेमाल करके उसे लोकेट कर रहा है। तो वो अपनी फ्लैशलाइट को एयर में फेंकता है। कुछ सेकंड्स के लिए घोड़े को ब्लाइंड करने में कामयाब हो जाता है। डेलन घोड़े की अनियमित मूवमेंट से कंफ्यूज हो जाता है और अपनी आयन बॉल को हर डायरेक्शन में स्विंग करने लगता है, लेकिन नायक उस चांस को यूज करके चेस के साथ भाग जाता है। उस पूरे केओस के बीच नाइट मैनेज करता है कि नायक कहाँ गया ये स्पॉट कर ले और उसकी तरफ पॉइंट करता है, लेकिन कैंग स्टूपिड नहीं है। वो वहां वेट नहीं करता और डंजन एंट्रेंस की तरफ स्प्रिंटिंग करते हुए निकल पड़ता है।
सिर्फ वो भूल गया था उस बैरियर के बारे में जो उसने खुद वहां प्लेस किया था। और एक्सप्लेन करता है कि बैरियर सिर्फ मॉन्स्टर्स को ब्लॉक नहीं करता, ये ह्यूमंस को भी अंदर ट्रैप करता है और डीएक्टिवेट होने में टाइम लगता है। लेकिन स्ट्रोक ऑफ लक से नायक की लाइफ में पहली बार बैरियर इंस्टेंटली गायब हो जाता है और वो एक पीस में केव से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। केव फिर कोलैप्स हो जाती है, एंट्रेंस को सील कर देती है और नायक को एहसास होता है कि अब उसे बैरियर यूज करके प्लेस को सील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस पूरे ऑडियल के बाद नायक को आखिरकार चेस्ट ओपन करने का टाइम मिलता है और उसके अंदर एक स्किल है और स्ट्रेंजली वाटर की एक बॉटल। नायक उस वाइल को ड्रिंक करने का फैसला करता है जिसमें स्किल थी और ये उसके गार्डियन शील्ड एबिलिटी को अपग्रेड कर देती है, दोनों हीलिंग और डिफेंस को बढ़ा देती है। उसे नहीं पता कि हैप्पी फील करे या सैड, क्योंकि सिर्फ उसके टैंक स्किल्स ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। उसके बाद वो वाटर बॉटल ओपन करने का फैसला करता है, जबकि सोचता है कि कैसे वो पहले इस पूरे पास्ट लाइफ टॉक को नॉनसेंस समझता था। लेकिन असामाउंट ने जो कुछ कहा वो सब ट्रू निकला। नायक कहता है कि उसे डिवाइन इंटरफियरेंस से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेमोरीज रिकवर करना उसे वो लाइफ अचीव करने में हेल्प करेगा जो वो चाहता है, तो वो कुछ भी करेगा। फिर वो उस बॉटल से लिक्विड ड्रिंक करता है और पास्ट की एक विजन होने लगती है। इस विजन में जैंग ह्योंग नाम का एक स्वॉर्ड्समैन जो कहीं वॉल्केनो कहलाने वाली जगह से है, अभी अभी कई वॉरियर्स को सोलो कर चुका है और अपने नाम पर कसम खाता है कि वो एक सर्टन ईवल डेमन को डिफीट करेगा। वो अपनी स्वॉर्ड को बैटलफील्ड के मिडिल में खड़ी एक फिगर की तरफ पॉइंट करता है और उसे बैटल के लिए कॉल करता है। क्रीचर वॉरियर की तरफ फ्लाई करता है जो अपनी स्वॉर्ड ड्रॉ करता है, लेकिन फाइट ज्यादा देर नहीं चलती। सीन कट हो जाता है और वॉरियर ग्राउंड पर पूरी तरह बीटन लेटा हुआ है। सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ। जबकि डेमन बैटलफील्ड के मिडिल में खड़ा है, वॉरियर पूछता है कि उसने इतने इनोसेंट लोगों की लाइफ्स क्यों ली। वो कई हैप्पी फैमिलीज को रिमेंबर करता है, फिर मेमोरी कट होकर बैटलफील्ड के मिडिल में रोते हुए एक चाइल्ड पर जाती है। डेमन अपना हेड स्क्रैच करता है और सोचता है कि वॉरियर क्या मतलब है रीजन पूछने का जो वो करता है। वो फॉलन वॉरियर के पास आता है और जब अपना फेस रिवील करता है, हम देखते हैं कि वो बिल्कुल कैंगिन जैसा लगता है। और फिर वो जवाब देता है कि रीजन सिंपल है, क्योंकि उसे ये पसंद है। वॉरियर इस जवाब से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि डेमन तुरंत बाद उसे अटैक कर देता है। ये वो टाइम है जब मेमोरी एंड हो जाती है और नायक खुद को फॉरेस्ट में चेस्ट के सामने खड़े पाता है। ट्रॉमेटिक विजन के बावजूद कम से कम नायक को एहसास होता है कि उसने दो नई एबिलिटीज गेन की। पहली है डेमन की आईक्यू। परमानेंट अटैक बूस्ट के अलावा ये हर बार नायक के किसी को डाउन करने पर उसका अटैक बढ़ाती है, और अगर वो ये 100 बार करता है तो स्किल लेवल अप हो जाती है। दूसरी है डेमोनिक स्वॉर्ड फर्स्ट फॉर्म। ये एक डेवस्टेटिंग स्लैश अनलीश करती है जो नायक का अटैक बढ़ाती है और एनिमी पर नेगेटिव स्टैटसेस भी इन्फ्लिक्ट करती है। अपनी नई स्किल्स के बारे में सोचते हुए नायक को अपनी करंट लाइफ की बैड मेमोरीज आने लगती हैं। शुरू से जब उसने पेरेंट्स खोए और रिलेटिव्स इनहेरिटेंस के लिए लड़ते रहे, यहां तक कि वो टाइम जब उसकी बस फ्लिप हो गई, कई लोगों को इंजर्ड छोड़कर। नायक फिर रियलाइज करता है कि वो सारी बैड थिंग्स सिर्फ उसके कारण हुई और उसके पास्ट लाइफ में की गई हॉरिबल थिंग्स की वजह से। उसके पेरेंट्स के लॉस से लेकर उन सभी लोगों तक जो उसके पास होने की वजह से एक्सीडेंट्स में सफ़र कर रहे थे। उस सारी सैडनेस के बीच नायक को जैंग मिन युक नाम का किसी से कॉल आता है जो उसे जानता लगता है और पूछता है कि क्या वो एक लिटिल जॉब में हेल्प करना चाहता है। सीन कट हो जाता है और नायक मिनयुक से डाइनर में मिलने जाता है। वो कहता है कि उन्हें एक दूसरे को देखे काफ़ी टाइम हो गया और नायक ने सुना कि मिनयुक प्रमोट हो गया। वो फिर पूछता है कि क्या वो कैंगजन की मैनेजमेंट टीम ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन नायक अभी डाउन फील कर रहा है और पूछता है कि वो क्या बात कर रहा है। नायक को स्ट्रेंज लगता है क्योंकि इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है तो वो उसमें इंटरेस्टेड क्यों होंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मिनयुक ने हंटर होना काफ़ी टाइम पहले छोड़ दिया। नायक को नहीं पता क्यों, लेकिन कम से कम अब वो एक अच्छी कंपनी में वर्क कर रहा था। एक्सेप्ट करने या नहीं के बारे में सोचने से पहले नायक को एक और ट्रेजेडी की फ्लैशबैक आती है जो उसके साथ हुई। इस वाले में वो स्कूल जाते हुए स्कूटर पर था। वो एक दूसरे क्लासमेट के साथ था जब दोनों गिर पड़े। नायक कहता है कि वो हर्ट नहीं है, लेकिन दूसरा बॉय मन में कंप्लेन करता है कि हर बार नायक के साथ वॉक करने पर वो गिरते हैं। बॉय नायक का मॉक करता है, कहता है कि ये कर्स होना चाहिए और शायद उसने अपने पेरेंट्स को भी ग्रेव भेज दिया। नायक ये सुनकर एंग्री हो जाता है, लेकिन जो बॉय को कन्फ्रंट करता है वो मिनयुक है, जो पूछता है कि ये वो चीज़ है जो तुम एक फ्रेंड को कहते हो। बॉय पूछता है कि अचानक चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया, और मिनयुक कहता है
कुछ चीज़ें तुम लाउडली कह सकते हो और कुछ एब्सोल्युटली नहीं। वो बॉय को नायक से अपोलोजाइज करने को कहता है, जो अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है इट्स ओके। मिन्युक फिर अपनी स्कूटर पर हॉप करता है और आगे जाते हुए नायक को फॉलो करने को कहता है, जबकि सिक्योरिटी गार्ड स्टूडेंट्स को गाइड करता है। फिर सीन प्रेजेंट में कट बैक हो जाता है। मिन्युक कहता है कि नायक अब हाई लेवल रेड्स लेना शुरू करने वाला है, क्योंकि वो रैंक ई तक मूव अप हो गया है और कंपनी का सपोर्ट होना बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो उसके लिए बेस्ट टीममेट्स चुन सकते हैं और हंटर के रूप में उसके ग्रोथ में हेल्प करेंगे। नायक अभी भी डेमन के रूप में अपनी मेमोरीज को नहीं भूल पाता और सोचता है कि हंटर बनकर कंटिन्यू करना उसके लिए ओके रहेगा। नायक मिन्युक को बताता है कि वो आज डाइनर सिर्फ अपने फ्रेंड का फेस फिर से देखने आया है इतने लंबे टाइम के बाद। वो उसे कुछ पूछने वाला था, लेकिन इंटरप्ट हो जाता है जब मिन्युक कहता है कि नायक शायद अपने स्किल्स की वजह से प्रमोट नहीं हुआ और कहता है कि अगर